तो नए चैप्टर का नाम है जी बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल्स। बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो इसमें लिखो रिदमिक फ्लक्चुएशंस in aggregate economic activity, rhythmic fluctuations in aggregate economic activity that an economy experiences over a period of time are called business cycles or trade cycles। तो बेसिकली ये बिजनेस साइकिल चैप्टर जो है वो एक सिंपल इंसान के जीवन की भी कह सकते हो ऊपर बेस्ड है। तो जो यूनिवर्सल चीज़ें हम पर अप्लाई होती हैं वही चीज़ें बिजनेस पर भी अप्लाई होती हैं, यानी कि जिसको आप कह सकते हो फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव। तो जैसे जीवन में उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा, धूप छाव चलती रहेगी। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हमेशा धूप हो, ऐसा भी कभी नहीं होगा हमेशा छाव हो, तो ऐसा भी नहीं होगा हमेशा बढ़िया बढ़िया हो या हमेशा बेकार बेकार हो। तो वही सेम चीज़ बिजनेस के अंदर भी है। तो कोई भी इकनॉमी जो होती है, कोई भी दुनिया की कोई भी इकनॉमी, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते ही होते हैं। बस जब वो सारी ही इकनॉमिक गतिविधियों में होने लगे तो उसको हम बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कह देते हैं, है ना। तो एक आध एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे 1920 में यूके के अंदर उनका जीडीपी बहुत तेज बढ़ने लगा, तो ये एक बिजनेस साइकिल का दौर कह सकते हैं। या 2020 के आसपास चाइना में रिसेशन का दौर आया, ये आप एक बिजनेस साइकिल कह सकते हैं चाइना की इकोनॉमी में। या 1930 के अंदर एक बहुत ही फेमस ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में, वो भी एक बिजनेस साइकिल का दौर था। मतलब इसमें बहुत गिरावट आ गई थी, बहुत मंदी आ गई थी। ये सब टर्म्स आगे आएंगी वैसे, है ना। सन 2000 में आईटी बबल बर्स्ट, ये भी एक गिरावट का दौर आया, मंदी का दौर आया दुनिया भर में। बाकी रिसेंट की बात करें 2008 में भी यूएस बैंक्स धराशायी हो गए थे, है ना, लेमन ब्रदर्स स्कैम। तो ये सब मतलब ये दौर अलग अलग इकोनॉमियों में कुछ ना कुछ ऐसे दौर आते हैं अच्छे बुरे। तो ये सब बिजनेस साइकिल्स के मतलब उदाहरण हो सकते हैं अलग अलग। तो एक डायग्राम बनाना है बस अपने मतलब ऐसी समझने हेतु। तो वाई एक्सिस में आप लिख सकते हो रियल जीडीपी, बस वो ऐसी शो करने के लिए कि मतलब अगर हम जीडीपी के टर्म्स में इस बिजनेस साइकिल को समझें तो बिजनेस साइकिल का मतलब ये है कि इसमें आप ऊपर भी जाओगे नीचे भी आओगे, ऊपर भी जाओगे नीचे भी आओगे, ऊपर भी जाओगे नीचे भी आओगे, तो ये चलता रहेगा। तो इस तरह का इस डायग्राम से मतलब हम अपनी चैप्टर का मेन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी को बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा, कांस्टेंट कभी नहीं रहेगा कि बस सीधा बढ़े जा रहे हैं या सीधा नीचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। जब हम ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं उसको बोल देते हैं एक्सपेंशन। फिर एक्सपेंड करते करते जब हम बिल्कुल चोटी पर पहुंच जाते हैं उसको बोल देते हैं पीक, है ना, मतलब चोटी। फिर चोटी के बाद आप नीचे की तरफ भी आओगे, उतार भी होगा, उसको बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो बस फिर दोबारा से एक्सपेंशन, फिर पीक आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन, चलता रहेगा। फिर दोबारा से एक्सपेंशन, फिर पीक आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये चलता रहेगा। वो भी आएगा थोड़ी देर में रास्ते में। तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। बाकी हाँ, इसमें एक दौर जब होता है कॉन्ट्रैक्शन का, तो कॉन्ट्रैक्ट करते करते जब हम बिल्कुल निचले स्तर पर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते करते जब हम बिल्कुल निचले स्तर पर होते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रॉ, TROUGH, ट्रॉ। ट्रॉ बिल्कुल निचला स्तर, मतलब एक तरह से सब कुछ, मतलब इससे बुरा और क्या होगा। फिर ट्रॉ जब खत्म होगा, जब नया सवेरा आता है आपके जीवन में, तो इस हल्के से इस सूर्य उदय वाले यानी कि येलो कलर के इस एरिया को, इस दौर को आप रिकवरी भी कह देते हैं। यानी कि जब बुरा समय अंत हो गया लगभग, तो हर बुरे समय के बाद आपके अच्छे दिन स्टार्ट हो ही जाएंगे, कभी ना कभी सवेरा आएगा ही, तो उसको रिकवरी बोल देते हैं। तो ये बेसिकली जो इंसान के जीवन में साइकिल चलती है वही बिजनेस के अंदर भी साइकिल चलती है। और अगर हम इसको देखकर एक जनरल ओवरव्यू लेना चाहें तो हमको ये पता लगता है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या इसको हम लाइन को ट्रेंड कह देते हैं। तो आपका जीवन आगे ही बढ़ेगा, पीछे कभी नहीं जाएगा। उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन आप बढ़ोगे तो अल्टीमेटली आगे ही। तो ये बेसिकली एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है बस, जो हम बातें आगे डिस्कस करेंगे उसका, है ना। तो डायग्राम बनाने के लिए वैसे नहीं आएगा, लेकिन बातों को समझने के लिए ये बेसिकली बना लेते हैं। तो हम इसमें बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस को कवर करते हैं। पहले फेज को बोलते हैं एक्सपेंशन, दूसरे फेज को बोलते हैं पीक, तीसरे को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और चौथे को बोलते हैं ट्रॉ। ट्रॉ के बाद रिकवरी आती है। चलो तो अब लिखना है आपको फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, है ना। तो इनके बारे में वन बाय वन चारों के बारे में लिख लेते हैं कि भाई 4 फेजेस हैं। तो सबसे पहला है जी एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन किसे बोलते हैं, उसमें आपको लिखना है नेशनल आउटपुट, कॉमा एम्प्लॉयमेंट, कॉमा एग्रीगेट डिमांड,
कॉमा एक्सपेंडिचर, कॉमा सेल्स, कॉमा प्रॉफिट, कॉमा स्टॉक प्राइसेस, कॉमा बैंक रेट, कॉमा इन्वेस्टमेंट, और क्या हो सकता है, कॉमा प्रोडक्शन, कॉमा कॉन्फिडेंस, कॉमा फैक्टर इनकम, है ना, एटसेट्रा। और कुछ भी इकोनॉमिक्स में अगर बचा हुआ टर्म हो वो भी लिख लेना। सब कुछ मतलब सारी इकोनॉमिक गतिविधियां आ गई ना एक प्रकार से, सब कुछ ही आ गया। तो ये सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे बोलते हैं एक्सपेंशन। तो मतलब इकोनॉमी के अंदर हर प्रकार की इकोनॉमिक गतिविधि में तेजी आ जाती है, बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है, चाहे प्रोडक्शन हो, प्रॉफिट हो, इन्वेस्टमेंट हो, खर्चा हो, इंटरेस्ट रेट हो, मतलब जो भी आप इकोनॉमिक गतिविधियों से बातें रिलेट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस हो, मतलब प्रोड्यूसर भी खर्चा ज़्यादा करने को तैयार है, कंज्यूमर भी खर्चा ज़्यादा करने को तैयार है, लोगों की इनकम भी ज़्यादा है, मतलब हर चीज़ जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सिंपल भाषा में हम इसको एक्सपेंशन कह सकते हैं। दूसरी बात, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ये मैं आपको भी बताता हूं क्या होता है। तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट लगभग शून्य होता है, कॉमा ओनली फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, ओनली फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। तो सर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं जी? आप नौकरी छोड़कर 2 महीने बाद दूसरी नौकरी में जाओ, ज्वाइन करोगे, तो 2 महीने के लिए आप क्या हो? अनएम्प्लॉयड। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब चेंज इन जॉब की वजह से जो हो, है। तो आप आज नौकरी कर रहे हो, फिर आपने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली, नई कंपनी कह रही है कि भाई 2 हफ्ते बाद आना, तो आप 2 हफ्तों के लिए अनएम्प्लॉयड ही माने जाओगे वैसे तो। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। अब पहले भाई मजदूर जो थे वो अलार्म क्लॉक वाली घड़ी बनाने की कंपनी में काम करते थे, तो अब अलार्म क्लॉक की घड़ियां ही बंद हो गई मान लो अब, तो फिर वो मजदूर भी अब जिन्हें वही काम करना आता था, तो अब स्ट्रक्चर बदलने की वजह से वो बेरोजगार हो गए मान लो। तो ये एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर स्ट्रक्चर ही बदल जाए, कभी कभी इकोनॉमी में चीजें स्ट्रक्चरली चेंज हो जाए, तो फिर हम कह देते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वो एक टर्म हो गया। खैर, तो अब ये जो पॉइंट है ऊपर, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो, ये मैं बता देता हूँ कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो भाई 2 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, कीन्स भाई साहब ने समझाए थे। अब एक आदमी है वो कहता है कि मैं तो काम ही नहीं करना चाहता, डू नॉट वांट टू वर्क, तो इस बेरोजगार को हम कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। लेकिन मान लेते हैं ये 4 लोग हैं, ये 4 कह रहे हैं कि वी वांट टू वर्क, मतलब विलिंग टू वर्क, ये चारों कह रहे हैं हम काम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें पहले 2 के पास तो नौकरियां हैं, दूसरे 2 के पास नौकरियां नहीं है, मतलब एक्चुअल वर्किंग जो है लोग वो खाली 2 ही हैं, 2 एक्चुअली काम नहीं कर रहे, चाहते तो हैं, विलिंग तो देखो चारों है, ये ध्यान रखना, काम तो चारों करना चाह रहे हैं, है ना, सीए तो सारे बनना चाह रहे हैं, लेकिन सीए बनने के लिए 2 मेहनत कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा? हाँ, तो इन 2 बेरोजगारों को हम कहेंगे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड। तो इन दोनों को कहते हैं, तो आप लिख सकते हो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड। तो ये बेचारे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड है, ये चाहते तो हैं काम करना, पर इनको मान लेते हैं नौकरियां नहीं मिल रही, तो ये हो गए इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड। तो समझ आ गया इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड का मतलब? तो बस वो लिखा हुआ है वहां पे टर्म कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट लगभग जीरो होता है एक्सपेंशन में, मतलब फिर तो सभी के पास नौकरियां हैं एक तरह से, सबके सब नौकरी पे जा रहे हैं। तो एक्सपेंशन का दौर मतलब कि पूरे इकोनॉमी में खुशहाली ही खुशहाली और कोई टेंशन नहीं, सब कुछ ऊपर चल रहा है। तो वो डायग्राम में बादल में सब आ गया, तो वो बादल ऊपर चल रहा है और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी लगभग जीरो है, मतलब सभी के पास नौकरियां हैं। तो वो हो गया हमारा एक्सपेंशन। उसके बाद नंबर 2 फिर आया जी एक्सपेंशन के बाद अगला दौर पीक। तो पीक का मतलब तो है सिंपल, एंड ऑफ एक्सपेंशन। तो जितने मजे करने थे वो खत्म होने को हैं। सेकंड, हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी है वो। तो एक बार डायग्राम पे देख लेते हैं। तो पीक समझिए ना कौन सा है वो, मतलब वो सबसे आप एक्सपेंड करते करते, मतलब एक्सपेंशन होते होते जब बिल्कुल उच्च स्तर पर पहुंच जाते हो उसको पीक कहते हैं। अच्छा, इस डायग्राम पे एक और चीज याद आ गई, वो भी लिख लेते हैं। अब जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पॉइंट होती है उसको क्या बोलते हैं? पीक। और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉ, है ना। तो ये जो सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट और जो सबसे नीचे ट्रॉ, ये 2 पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहां से अब बदल जाएगी स्टोरी, समय बदलाव ले लेगा। तो ये भी आप अपने डायग्राम पे मेंशन कर लो। तो पीक वाला पॉइंट और ट्रॉ वाले पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट्स कह देते हैं, क्योंकि यहां से बदल जाएगा, टर्निंग पॉइंट्स। तो खैर अभी तो हम पीक पर हैं, तो पीक मतलब हो गया बिल्कुल सबसे ऊंची चोटी पर आप बैठे हुए हो, हाईएस्ट पॉइंट। तो इसमें क्या होता है एक फीचर, थर्ड पॉइंट्स में लिखना, इनपुट्स आर डिफिकल्ट, inputs are difficult to find as they are short of their demand. Inputs are difficult to find as they are short of their demand. आपको इनपुट्स नहीं मिलते, मतलब इनपुट्स का मतलब है कि चाहे आप किसी भी फॉर्म में कह सकते हो, रॉ मटेरियल कह सकते हो, लेबर कह सकते हो, क्योंकि इतनी डिमांड होती है इस समय, क्योंकि पूरी इकोनॉमी पीक पर है, तो इनकी शॉर्टेज हो जाती है। मतलब
आप मजदूर ढूंढने निकले तो मजदूर कह रहा है टाइम नहीं मेरे पास, तो मैं तो ऑलरेडी कहीं जा रहा हूं, आप परेशान हो जाते हो, इतनी डिमांड होती है कि इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, ये मतलब हो गया। तो पीक का दौर मतलब ये कि इनपुट्स बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी सबके पास काम बिल्कुल सैचुरेशन पे चल रहा है, मतलब बिल्कुल पीक पर चल रहा है। और चौथा पॉइंट, एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स। स्टैग्नेट होने का मतलब एक तरह से होता है बस स्लो हो जाना या रुक सा जाना, रेंगना, नो चेंज, हाँ ऑलमोस्ट नो चेंज। तो अब डिमांड बस मतलब आप बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच चुके, मतलब पीक हो गया बस, क्योंकि अब अगली ही स्टेज में क्या हो जाएगा, गिरावट शुरू है ना। तो नंबर 3 कॉन्ट्रैक्शन। तो अब धीरे धीरे समय का पहिया घूम जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन की मम्मी उसे घर में कहती हैं डाउन स्विंग्स, और कुछ इसके ट्यूशन के दोस्त इसे रिसेशन भी कह देते हैं। तो फिर अब धीरे धीरे गिरावट होनी शुरू हो जाएगी। तो अब गिरावट होनी मतलब शुरू कैसे होती है, क्या उसमें इकोनॉमी के टर्म्स में हम पहले लिख लें तो एक तरह से अब डिमांड जो है वो कम होनी शुरू हो गई। तो फिर इकोनॉमी में ये सिचुएशन पहले क्रिएट हो गई, सप्लाई ज्यादा हो रही है, ये सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम, लोग कह रहे हैं अब खरीदेंगे कम खरीदें, बहुत खर्चे कर लिए। कई बार एक दौर आता है ना कि जब पीक चल रहा है, बढ़िया इनकम ज्यादा है तो खर्चे कर लिए खूब कर लिए, फिर वो आप एक पॉइंट पर आके डिमांड कम करना शुरू करते हैं, आपको लगता है कि अब हम डिमांड कम करेंगे। तो फिर अब इकोनॉमी में डिमांड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो डिमांड जब कम होनी शुरू हुई मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो एक तरह से मतलब हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। वैसे रिसेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाए उसको रिसेशन कह देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौर का मतलब ये है कि अब रिसेशन की शुरुआत हो रही है ना, गिरावट की, मंदी, बिल्कुल सही कह सकते हैं। बाकी एक बादल में लिख लो एक्सपेंशन वाला बादल। एक्सपेंशन वाला बादल याद है ना, कौन सा एक्सपेंशन वाला बादल, वही जिसमें 100 तरह की बातें लिखी थी। तो वो सारी की सारी बातें क्या होनी शुरू हो जाएंगी, उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट भी नीचे जानी शुरू हो जाएगी, नेशनल आउटपुट भी कम होना शुरू हो जाएगा, फैक्टर इनकम भी, कॉन्फिडेंस भी, मतलब सब एक्सपेंशन का उल्टा। हाँ रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो वो एक्सपेंशन वाला वही सेम बादल अब उल्टा हो गया, मतलब सारी चीजें कम होनी शुरू हो गई, तो इसको हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्शन, तीसरी स्टेज हो गई। फिर नीचे जाते जाते आप कहां पहुंच जाओगे, नंबर 4 ट्रॉ। तो ट्रॉ का मतलब हो गया, कुछ लोग इसे बोल देते हैं डिप्रेशन। तो रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है। तो रिसेशन का तो मतलब है कि स्लो, लेकिन डिप्रेशन कह देते हैं कि अब तो ग्रोथ नेगेटिव हो गई एक तरह से, मतलब इतना नीचे चले गए, जैसे वो होता है ना इकोनॉमिक्स में वो कर्व होता है, वो टीपी, कि पहले तो तेज भागता है, मतलब ऐसे बना देता हूं, यहां बनाना मत, बस लिंक करने के लिए बना रहा हूं। तो टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर वो थोड़ा थक जाता है, फिर वो धीरे धीरे पीठ झुका के बढ़ता है, थकान हो गई, और फिर उसके बाद तो मतलब फॉल भी कर जाता है ना, बस ये नहीं है। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि यही बनाना है आपको, मैं वैसे बस समझाने के लिए कह रहा हूं। तो ये जब तेज भाग रहा है तो एक तरह से एक्सपेंशन, और मतलब जब हम कहते हैं रिसेशन तो मतलब धीरे धीरे हो गया, स्लो हो गया बहुत, और डिप्रेशन तो मतलब एक तरह से अब ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई, काइंड ऑफ एक तरह से ये मतलब। तो ट्रॉ का मतलब है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन तो रिसेशन के बाद आता है, मतलब रिसेशन का बहुत विशाल और बड़ा भयानक रूप डिप्रेशन या ट्रॉ। तो इसमें लिख लो पहला एरो डाल के कि भाई ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। उसके बाद दूसरा एरो अकर्स व्हेन रिसेशन इज कंप्लीट, रिसेशन खत्म हो गया, उसके बाद ये दौर आता है, ये पॉइंट आता है बिल्कुल अंत में, तीसरा पॉइंट, नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली। एकदम से नेशनल इनकम और खर्चे लोगों के बिल्कुल रैपिडली कम होने शुरू हो जाते हैं। पीपल्स डिमांड फॉर लिक्विड मनी, बताओ क्या हो जाएगी। जब डिप्रेशन का दौर चलता है, जब कोरोना का दौर आया था, चलो ऐसे ही ले लो, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में वो 1930 वाला दौर तो देखा नहीं, ग्रेट डिप्रेशन एक वही था, तो हम कोरोना को ऐसे ही मान लेते हैं, हालांकि डिप्रेशन नहीं था, लेकिन मान लो वो डिप्रेशन का दौर था। तो अब ऐसे में हमारी इच्छा क्या हो गई थी, लिक्विड मनी को लेकर बढ़ गई थी। मतलब लिक्विड मनी का मतलब होता है लोगों को जब इतना ढह का माहौल हो जाता है कि भाई मतलब डिप्रेशन में इकोनॉमी है, तो हर आदमी चाहता है मेरे को अपने पास पैसे चाहिए। आप बैंक में भी पैसे रखने से घबराओगे, मतलब इतना रिसेशन जब डिप्रेशन आता है, आपको बैंक में भी पैसे भरोसा नहीं होगा कि अगर बैंक बंद हो गया तो आपको बिल्कुल पैसा अपनी जेब में तके के नीचे रखने का मन करता है। तो पीपल की डिमांड फॉर लिक्विड मनी जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। मतलब आप कहते हो कि बस पैसे मुझे अपनी जेब में चाहिए और नहीं मैं कहीं रखूंगा। मान लो कोरोना में कोई कहता कि पैसा इन्वेस्ट कर दो, चलो घर खरीदो, तो आप खरीदते नहीं ना। या कोई कहता चलो शेयर बाजार में लगा दो, नहीं लगाते ना। तो उसमें आपको पैसे कहाँ चाहिए थे, बिल्कुल जेब में, घर में चाहिए थे, तभी के नीचे हार्ड कैश। तो ये डिप्रेशन के दौर में लोगों की डिमांड जो है लिक्विड मनी की बढ़ जाती है। और एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, वो एक ही दौर था 1929 से 33 वाला, ग्रेट डिप्रेशन यूएस का। तो उसके बारे में आप घर जाके स्टडी कर लेना चाहें गूगल पे, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हालात थे ग्रेट डिप्रेशन। तो जो यूएस का वैसे स्टॉक मार्केट है डाउ जोन्स, वो उस टाइम पर भी ऑपरेट करता था। तो इसीलिए कहते हैं कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो अकेला ऐसा मार्केट है जिसने ये डिप्रेशन का दौर भी देख रखा है, बाकी उस समय कोई और स्टॉक मार्केट्स नहीं होते थे। तो खैर, तो डिप्रेशन मतलब ये कि सारी चीजें बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। रिसेशन में होता है ग्रोथ रेट आपका स्लो, कि भाई मान लो मैं पहले 100 पे था, अब अगले साल 101 पे आ गया, तो ये रिसेशन है। लेकिन डिप्रेशन मतलब है कि मैं आज 100 पर हूं, कल मैं 98 पर आ गया, तो वो डिप्रेशन हो गया। तो रिसेशन में हमारी ग्रोथ स्लो हो जाती है, नेगेटिव नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाती है, ये मतलब। ठीक है, तो 4 फेजेस हो गए, उसके बाद सितारा, फिर नया सवेरा आएगा, रिकवरी। तो रिकवरी में मतलब आपको कुछ लिखना नहीं है, तो रिकवरी तो बस वो आप ऐसे लिख लो, रिफर डायग्राम।
क्योंकि रिकवरी की अपना मतलब वैसे कुछ नहीं लिखना, एक बार दिखा देता हूँ। रिकवरी तो क्या है बेसिकली एक तरह से, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो रिकवरी ही आगे बढ़कर एक्सपेंशन बन जाती है। तो मतलब रिकवरी मतलब एक तरह से एक्सपेंशन का शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन। अगर लिख लेंगे रिकवरी के बारे में तो बस एक लाइन ये लिख सकते हो, बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन। तो रिकवरी मतलब बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन, बस एक्सपेंशन की शुरुआत हो गई और उसके बाद तो फिर सेम कहानी रिपीट हो जाएगी। तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। तो यही जीवन की हकीकत है। क्लियर हो गया फेसेस ऑफ इकोनॉमी? अच्छा जी, अगला टॉपिक उसका नाम है सेंटर ऑफ द पेज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो सर हम पहचानेंगे कैसे कि कब बिजनेस साइकिल में क्या आने वाला है, उतार चढ़ाव? तो इसके कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं। तो ये आपने पढ़ रखा है टॉपिक, तो आपको शायद याद आ जाए। 3 प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंटल। तो याद आ गया? जो आगे आगे चले तो लीडिंग, जो होने के बाद कुछ आपको बताए तो लैगिंग, और कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी साथ साथ ही आपको इंडिकेट करती चलती हैं तो कोइंसिडेंटल। वही सेम स्टोरी है। तो बस इसके एग्जांपल्स आपको जो घर से रट के जाने एज इट इज, जिसमें कोई इफ और बट नहीं है, बस वो लिख लो। तीनों पे आर के सिंबल बना लेते हैं। तो लीडिंग में आपको लिखना है जी, पहले लीडिंग लिख लेते हैं, चेंज इन स्टॉक प्राइस। दूसरी प्रॉफिट मार्जिन्स, इसमें मार्जिन्स वर्ड पर बादल बनाना है। तीसरा हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स, इस पे हाउसिंग को अंडरलाइन करना है। चौथा न्यू कैपिटल और कंज्यूमर गुड ऑर्डर्स। तो ये 4 एग्जांपल्स आपको मेनली याद रखने। तो चेंज इन स्टॉक प्राइस तो मतलब जो शेयर मार्केट हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो शेयर बाजार में दाम अगर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर हो गया। प्रॉफिट मार्जिन्स जो होते हैं वो कंपनी को अपने पहले पता होते हैं, पहले से वो अनुमान लगा लेती है, बिजनेस करती है तो प्रॉफिट मार्जिन का आइडिया लगा के करती है। हाउसिंग इंटरेस्ट रेट, भाई आपको घर खरीदना है उसके लिए बैंक आपसे कितना ब्याज लेगा लोन पर, या फिर कोई प्रोड्यूसर नया कैपिटल गुड के ऑर्डर दे रहा है, कह रहा है मुझे 20 मशीनें खरीदनी है, या आप कह रहे हो कंज्यूमर गुड, आप कह रहे हो कि भाई हम 10 जूते खरीदना चाहते हैं। तो अलग इस तरह की चीजें थोड़े लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। अब मान लो सारे बच्चे आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 टीबी वाला ऑर्डर करें, तो इससे समझ जाएंगे कि इसका डिमांड अच्छी चल रही है, सबके पास जो है धन वर्षा हो रही है, तो ऑर्डर से पता लग जाता है कि भाई डिमांड कैसी है। तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स हो गए। फिर लैगिंग इंडिकेटर्स जो पीछे बाद में बताते हैं, होने के बाद। अनएम्प्लॉयमेंट, ये बाद में पता चलता है, अच्छा बेरोजगारी हो गई। दूसरा कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये साल के एंड में बाद में पता चलता है कि अच्छा इस साल कंपनी को घाटा हुआ है, इसमें कॉर्पोरेट पे बादल बना लेना। तो अब देखो आपको वो कैसे बेवकूफ बनाएंगे। प्रॉफिट यहाँ पर भी है लीडिंग में और प्रॉफिट वहाँ पर भी है लैगिंग में, तो आपको अपनी आंखों को कैसे चौकन्ना रखना पड़ेगा। मार्जिन है तो इधर का है, कॉर्पोरेट है तो उधर का, क्योंकि मार्जिन हमें पहले पता होता है, भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा प्रॉफिट मार्जिन 10% है, वो हमें पहले पता है। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट तो आपको साल के एंड में पता चलता है ना, जब पीएनएल बनेगा, तो वो थोड़ा सा लैगिंग उस वे में हो गया। उसके बाद जी तीसरा है लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्या, हाँ, तो इसमें कीवर्ड जो है वो है ऑफ आउटपुट, और एक एमसीक्यू में इनपुट दे रखा था ऑप्शन में, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इनपुट। तो बच्चा तो भोला मासूम खाली लेबर कॉस्ट पढ़ के जल्दी से ए ऑप्शन टिक करके आ जाता है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्योंकि आउटपुट तो बनेगा बाद में, इनपुट तो मैं पहले दिन ही लगा देता हूँ, लेकिन इनपुट बनते बनते प्रोसेस होते होते आउटपुट बनता है बिल्कुल अंत में, तो मुझे एंड में जाके पता चलता है अरे आउटपुट बन गया और लेबर का इतना खर्चा आया, तो ये इसीलिए लैगिंग इंडिकेटर हो गया। और एक आप लिख लेना इंटरेस्ट रेट्स। समटाइम्स कभी कभी कुछ इंटरेस्ट रेट्स आपको पहले नहीं पता होते, वो बाद में पता चलते हैं, शुरू में आपको नहीं पता होता, तो फिर वो लैगिंग होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इधर भी है, जैसे लिखा था ना हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन वो अगर हमें पहले से ही पता है तो फिर वो लीडिंग है, अगर वो नहीं पता पहले से तो लैगिंग है। तो मतलब हो सकता है इंटरेस्ट रेट भी लैगिंग हो। बाकी इसी तरह लिख सकते हो आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स साल के अंत में पता चलता है कि भाई अच्छा इस साल महंगाई थी, या इस साल ये हुआ वो हुआ, तो ये सब आपके लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। तीसरा है जी कोइंसिडेंटल, साथ साथ ही पता लग जाएगा। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जीडीपी, जितना प्रोडक्शन होगा उतना जीडीपी बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन कम होगा तो उतना जीडीपी कम होगा, तो ये आपको साथ साथ ही इंडिकेट कर देगा जीडीपी। दूसरा इन्फ्लेशन। तीसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियों के प्रोडक्शन से बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि इकोनॉमी कैसी हो रही है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी डेटा रिलीज करती है सरकार, बताती है हर क्वार्टर में हर महीने, तो उससे बहुत लोग उसको ट्रैक करते हैं कि भाई इस डेटा को देखेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। रिटेल सेल्स, भाई आप दुकान पे बैठते हो गल्ले पर, तो आपको तुरंत के तुरंत पता साथ साथ पता लगता रहता है आज सेल अच्छी हुई आज सेल खराब हुई, तो रिटेल सेल्स भी एक कोइंसिडेंटल इंडिकेटर हो गया। इसी तरह पर्सनल इनकम, तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की इनकम एक कोइंसिडेंटल इंडिकेटर है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पहले पता चल जाएगा बाद में पता चलेगा, आप जैसे जैसे कमाते रहते हो वैसे वैसे आपको पता लगता रहता है, तो इसको बोल देते हैं कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। तो 3 तरह के बेसिकली जो इंडिकेटर है ये हमें बस लर्न करने कि कौन सा क्या है। चलो तो इसको तो आप क्लोज कर सकते हो। फिर है अगले टॉपिक का नाम सबसे मजेदार, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका नाम है जी फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। तो ये जो बिजनेस साइकिल आती हैं
कि कभी यूएस में डिप्रेशन आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी रिसेशन आ गया, इसके फीचर्स क्या हैं? तो लिखना है जी फर्स्ट पॉइंट डाल के, डिफर इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। डिफर इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। तो हर बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन अलग होगी और इंटेंसिटी अलग होगी। तो ड्यूरेशन का तो मतलब है कि भाई जैसे अब यूएस वाला डिप्रेशन 4 साल चला मान लो, तो क्या फिर हर बार मतलब हर इकोनॉमी में डिप्रेशन आएगा तो 4 ही साल चलेगा? क्या ये फिक्स होगी बात? ऐसा नहीं है ना। तो ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग हो सकता है। इसी तरह इंटेंसिटी, तीव्रता, यानी कि प्रभाव कह सकते हो, इफेक्ट। तो अब मान लो यूएस वाले डिप्रेशन में तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, तो क्या एग्जैक्ट सेम प्रभाव दूसरे वालों में भी सेम ही पड़ेगा? तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो बिजनेस साइकिल जो है उसकी ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार सेम ही होगी। दूसरा, नो रेगुलरिटी। तो ऐसा भी नहीं है कि सर हर बार सेम ही होगी, मतलब हर बार रेगुलर तरीके से ही होगी। तो बहुत से लोगों ने इस पर वैसे प्रेडिक्शंस करे थे, जैसे मैं भी आपको बता देता हूँ। पहले 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम आया, तो फिर भारत के बाजार नीचे चले गए। फिर सन 2000 में आईटी बबल बर्स्ट हो गया, ये सत्यम स्कैम आया, फिर भारत के बाजार नीचे चले गए। फिर 2008 में वो लेमन ब्रदर्स ने घोटाला कर दिया यूएस में, तो फिर शेयर बाजार नीचे चले गए। तो 2016 में लोग इंतजार बैठे थे कि अब मार्केट नीचे जाएंगे, तो लेकिन 2016 में ऐसा कुछ नहीं आया। तो ऐसी कोई रेगुलरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, हालांकि लोगों को कहना था कि आया नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, तो खैर वो करते करते 2020 में आ ही गया। तो खैर अब अगला 2028 में इंतजार करेंगे, तब देखेंगे। लेकिन वैसे कोई रेगुलरिटी नहीं होती, मतलब ये सब कुल फिजूल बातें हैं इस फीचर के हिसाब से। उसके बाद जी तीसरी बात, लेंथ ऑफ ईच फेज इज नॉट डेफिनेट। अच्छा, ये भी नहीं है कि भाई हर फेज की आपको लेंथ पहले से बताओ। अच्छा भाई कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई, घड़ी देखी, चलो अब 5 महीने कॉन्ट्रैक्शन रहने वाला है, अब मैं घर में बैठ जाता हूं। तो ऐसा आपको किसी भी फेज की कोई ड्यूरेशन तो नहीं पता ना कि भाई एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया तो वो इतने समय तक चलेगा। तो किसी भी फेज की आपको लेंथ जो है वो नहीं पता। नेक्स्ट, जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट्स इकोनॉमी। ये बिजनेस साइकिल्स जो हैं ये फ्री मार्केट इकोनॉमीज में ज्यादा ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उछल कूद ज्यादा होती है ना इकोनॉमी में। उछल कूद का मतलब यहाँ पे सरकार तो होती नहीं, फ्री मार्केट याद आ गई कौन सी वाली, कैपिटलिस्ट वाली ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रूल तो कोई होता नहीं, बायर सेलर अपना लगे रहते हैं। तो पता चला जी पेन बिक रहा है 5000 रुपए का, सेलर और बायर्स की डिमांड सप्लाई से, तो मतलब यहाँ पे उठापटक बहुत होती है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा बिजनेस साइकिल्स या बिजनेस फ्लक्चुएशंस आता है। उसके बाद जी अगला पॉइंट, इट अफेक्ट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर मोर देन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये एक अच्छा पॉइंट है, एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। बिजनेस साइकिल्स इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा प्रभावित करती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो भाई उठापटक का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। जैसे आप अगर कोविड काल को ही अगर इमेजिन करो, क्योंकि हमने तो वही एक दौर देख रखा है ना अपने जीवन काल में, मतलब आपने, मैंने तो और 2-3 भी देख रखे हैं, 2008 भी देख रखा है, 2000 भी देख रखा है, लेकिन आपने तो मेनली जो अपने होशो आवाज में देखा है वो यही वाला दौर देखा है थोड़ा सा। तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना प्रभाव नहीं पड़ा। भाई सब्जी तब भी बन रही थी, तब भी लोग खरीद रहे थे, थोड़ा सा कम हो गया, ज्यादा नहीं पड़ा। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत इफेक्ट हुआ, बहुत सी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, बहुत से लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, तो वहां ज्यादा इफेक्ट आता है। और इसी में एक स्टार पॉइंट लिख लो, वो इसी से रिलेटेड है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब हो गया, जैसे उदाहरण लिखना हो तो बताओ, आप बताओ। मशीन्स है ना, कैपिटल गुड किसे बोलते हैं? मशीन्स को, है ना, कैपिटल गुड इंडस्ट्री। और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का उदाहरण बताओ, टीवी, एसी, कार, हाँ मतलब ये सब। तो ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इन दोनों को मतलब आप कवर कर सकते हो। सीवियरली अफेक्टेड, तो आप कोविड काल को ही सोच सकते हो अपने दिमाग में। उस टाइम पे कितने लोगों ने टीवी खरीदे होंगे, नए टीवी, नए एसी, है ना। सबसे ज्यादा इफेक्ट ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ब्रेड बटर तो फिर भी खरीदा होगा आपने, मिल्क फिर भी खरीदा होगा, नॉन ड्यूरेबल तो आप खरीदोगे, लेकिन ड्यूरेबल चीजें जो है, गाड़ी, कितने लोगों ने गाड़ी खरीदी होगी, मतलब समझ रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। तो इट अफेक्ट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर मोर देन एग्रीकल्चरल सेक्टर। फिर अगला पॉइंट, इट्स अफेक्ट कैन बी फेल्ट ऑन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये भी मजेदार बात है कि भाई इसका प्रभाव सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर फील किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा स्टॉक मार्केट तो बढ़ रहा है मजे से और बाकी फैक्टर जो है वो नीचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसका बिजनेस साइकिल का प्रभाव सारे ही इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर पड़ता है। मतलब कुछ भी फिर पूरी इकोनॉमी में अच्छा नहीं चल रहा होता, आपको चारों तरफ ही लगेगा सब बेकार है ना। तो ये आपके जीवन में भी तो होता है ना। तो जब बुरा दौर चलता है तो सब कुछ ही बेकार चलेगा फिर आपको। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट फीचर में कि बिजनेस साइकिल इज कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल। बिजनेस साइकिल इज कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल। तो कॉन्टेजियस का मतलब तो होता है कि भाई एक से दूसरे तक फैलना बड़ी आसानी से, जैसे कुछ बीमारियां एक से दूसरे से बड़ी आसानी से फैल जाती है ना, फैलना। तो बस इसी को अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी के नजरिए से बना लो, यहाँ पे अगर हम आदमी को हटाकर इकोनॉमिया बना लें, तो वही फिर से आप कोविड काल का एग्जांपल ले लो अपने दिमाग में, आपने तो वही देखा है। तो चाइना से शुरू हुआ तो एकदम से देखा कैसे फैल गया, चुटकियों पूरी दुनिया में फैल गया था। तो बस ये मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मतलब बड़ी फुर्ती से फैल जाएगा, फिर उसमें टाइम नहीं लगेगा। इसको कॉन्टेजियस बोलते हैं। और इंटरनेशनल भी वही बात, ऐसा तो नहीं है ना कि खाली बस भाई यूएस में लेमन ब्रदर्स में फ्रॉड करा 2008 में, तो ये थोड़ी नहीं बस खाली यूएस जो है वहां पे डाउन हो गया, बाकी सारी इकोनॉमी मजे से चल रही है। इंटरनेशनल प्रभाव पड़ता है, सब कुछ सारी इकोनॉमी में प्रभाव पड़ता है। कोविड काल का फिर से आप एग्जांपल ले सकते हो, उससे सारी इकोनॉमी पर ही प्रभाव पड़ा। तो बिजनेस साइकिल इज कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल। तो ये हो गए आपके फीचर्स।
उसके बाद जी अगला मेन हेडिंग, ये बहुत सिंपल हेडिंग है, इसका नाम है जी कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल में कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं होती, कारण क्या होते हैं, कारण। तो आप पेज को 60-40 कर लो, मतलब लेफ्ट पोर्शन थोड़ा सा बड़ा रख लेना 60, राइट पोर्शन थोड़ा सा छोटा रख सकते हो 40। कि भाई क्या कारण है। हाँ तो बिल्कुल सही कहा जी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल तो मतलब इकोनॉमी के अपने अंदरूनी, और एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी। तो आपको 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया था, आपको सबको याद होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कीन्स थ्योरी करके जो होता है ना, ठीक है। तो बस वो थोड़ा सा दिमाग में रखना, फिर अभी बताता हूँ आपको। तो पहले हम इंटरनल कॉजेज लिखते हैं, पहले बिंदु डाल के, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। तो भाई कीन्स महोदय जो थे, कीन्स ब्रैकेट में लिख लो, कीन्स तो याद ही होगा सबको। तो कीन्स ये इकोनॉमिक्स थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी में अगर डिमांड में फ्लक्चुएशन होगा तो फिर तो बिजनेस साइकिल आएगी। तो कीन्स ने कहा कि जब भी एग्रीगेट डिमांड या इफेक्टिव डिमांड में उतार चढ़ाव होते हैं तो इस वजह से बिजनेस साइकिल्स आती हैं, ये कीन्स ने कहा। अब इसी पॉइंट के अंदर अब आप लिखना मत, आपको याद है एग्रीगेट डिमांड जो कीन्स ने पढ़ाया था उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते थे, वो याद है किसी को, क्या क्या? सी मतलब कंजम्पशन का खर्चा, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ऐसे होते थे। तो ये बेसिकली आपके कंपोनेंट्स होते थे कुछ, है ना। तो लिखना चाहे लिख लो, मतलब ये 12वीं की बात है, हालांकि यहाँ तो पूछेगा नहीं, लेकिन हमारे इन्हीं पॉइंटों को निकाल के अगले सारे पॉइंट बन गए। तो कीन्स की इन्हीं बातों को निकाल लिया कि भाई किन चीजों से फ्लक्चुएशंस होते हैं, किन चीजों से बिजनेस साइकिल्स आती हैं। तो अब देखो अगले में लिखा है, अगला पॉइंट कह रहा है फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। कह रहा है भाई इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आ गई, इसमें डैश डाल के लिख लेना, मोस्ट वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, मोस्ट वॉलेटाइल जिसमें सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। तो अब देखो इन्वेस्टमेंट आपको कौन सा कंपोनेंट नजर आ गया, ये रहा, नजर आ गया ना, आई, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। तो कीन्स ने कहा कि इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होगी तो फिर गड़बड़ है। इसी तरह अगला पॉइंट, फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। कीन्स ने कहा या इकोनॉमिस्ट्स ने, बाकियों ने भी कहा कि अगर सरकार की स्पेंडिंग में गड़बड़ होगी तो फिर से फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, वो वाला जी, मतलब कीन्स के हिसाब से गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी। तो अगर हमारी इकोनॉमी में, मतलब ये सब बातें कीन्स कह रहा है कि भाई देखो डिमांड फ्लक्चुएट करेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करेगी, या आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्लक्चुएट करेगा, तो इससे बिजनेस फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे। और क्या चीजें सर गड़बड़ होंगी इकोनॉमी में, वो भी बताओ। फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज, अब ये तो इंटरनली होती हैं। अब आरबीआई है जो वो पॉलिसियां बना रहा है, या गवर्नमेंट जो यहाँ पर पॉलिसी बना रही है, वो कोई विदेश से तो आने दी। अब यहाँ की पॉलिसियां खराब होंगी, यहाँ की पॉलिसियों में कुछ ऐसा होगा जिससे बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो ये एक इंटरनल फैक्टर बन गया। इसी तरह चेंजेस इन मनी सप्लाई। तो आपको अगर याद हो, आपने मनी सप्लाई का चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा होगी पैसों की तो डिमांड बढ़ जाती है, पैसों की सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये भी एक तरह से डिमांड को फ्लक्चुएट कर देगा, तो ये भी फ्लक्चुएशन का कारण बन जाएगा। ये बात एक इकोनॉमिस्ट ने कही थी जिसका नाम था हॉटरे, HAWTREY, कि भाई चेंजेस इन मनी सप्लाई ये एक इंटरनल फैक्टर है। और इसके अलावा भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को फ्लक्चुएट करें, हमारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस लाएं। तो सर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो AC पिग्यू ने बताया, लिखो क्या बताया, एंटीसिपेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। कई बार ना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं और ये आपके जीवन में भी लागू होते हैं। कई बार मतलब आप एंटीसिपेट करते हो कि अब तुम बुरा होने वाला है, अब तो मैं फेल, मतलब पेसिमिज्म चल रहा है, या कई बार आप ऑप्टिमिज्म भी एंटीसिपेट करते हो कि भाई अब तो अच्छा ही होगा। तो AC पिग्यू ने कहा कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं इकोनॉमी के अंदर। ऐसी एक और व्यक्ति थे श्यूम पीटर, ये नाम आपने दोनों वैसे पहले सुन रखे हैं। तो श्यूम पीटर ने बताओ क्या कही थी कहानी, प्रोडक्शन में आया था ये, इनोवेशन। हाँ तो सेम कहानी श्यूम पीटर ने हमें चिपका दी, कह रहा है कि इनोवेशंस की वजह से आते हैं बिजनेस फ्लक्चुएशन। तो श्यूम पीटर ने बोला ड्यू टू इनोवेशंस। तो ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस साइकिल को फ्लक्चुएट करते हैं, बिजनेस को फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये सब तो हो गए इंटरनल। अब एक्सटर्नल जो है वो इजी है, इजी मतलब वो आप वैसे भी कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो। उसमें लिख लो भाई पहला वॉर, अब रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई तो उससे तो फिर देखो वहां पे फ्लक्चुएशंस आएंगी, बिजनेस साइकिल बदलेंगी। इसी तरह दूसरी बिंदी पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, फिर लड़ाई खत्म होने के बाद जब दोबारा से इकोनॉमियां डेवलप होंगी, ये दोबारा से सारी चीजें पटरी पर आनी शुरू होंगी, तो भी फ्लक्चुएशंस आएंगे, किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, किसी चीजों की डिमांड कम होगी, तो वो भी एक फ्लक्चुएशन का इनका दौर चलेगा। तीसरा टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, कई बार दुनिया में टेक्नोलॉजी ही एकदम से बदल जाती है, लोगों को टेक्नोलॉजिकल झटका लगता है। तो इसमें किसी एक इकोनॉमी का अपना दोष नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां के आरबीआई ने भी पॉलिसियां चेंज कर दी। तो कई बार पूरी दुनिया में ही टेक्नोलॉजिकल शॉक लग गया, चीजें बदल गई, तो बिजनेस फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। नेचुरल फैक्टर्स, ये भी भाई ऑब्वियसली ये तो आपके हाथ में है नहीं, लिख सकते हो आप एग्जांपल ब्रैकेट में, एग्जांपल
फ्लड्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब भाई बाढ़ आ गई तो वो तो सर अब हमारे इंटरनल हाथ में तो है नहीं, तो वो तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर है, उससे हमारा आउटपुट प्रभावित हो सकता है। और एक और लिख लेते हैं पॉपुलेशन। तो ओवरऑल जब इकोनॉमी के अंदर कहीं पर भी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होती है ओवरऑल, तो वैसे इससे पता है आपको क्या इकोनॉमिकल इफेक्ट बताते हैं कि मान लो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी में सेविंग्स जो है वो भी बढ़नी शुरू होती हैं। मतलब लोग बचाना, पैसे बचाना, थोड़ा सा लोगों का थ्रिफ्ट जिसको कह सकते हैं, मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव, वो बढ़ता है ना। मान लो जिस परिवार में 6 लोग रहते हो तो वहां का व्यक्ति, वो परिवार खर्चा कम करेगा, है ना। तो ये एक जनरल टेंडेंसी सी बन जाती है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल एज एन इकोनॉमी सेविंग बढ़ जाती है। और अगर सेविंग बढ़ जाती है तो दैट मींस इकोनॉमी में क्या घट जाएगा, इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। तो मतलब कई बार इस तरह के फैक्टर भी फ्लक्चुएशंस ले आते हैं जो किसी पॉलिसी की वजह से नहीं, मतलब कोई इंटरनल फैक्टर नहीं है, ये सब है एक्सटर्नल फैक्टर। तो बस ये हो गई जी कॉजेस। तो बस कहानी खत्म इसकी। वैसे तो कंक्लूजन लिखना है बस आपको एक लास्ट में। हाँ चैप्टर में बस और कुछ है ही चैप्टर में, तो बस आप हेडिंग डालो एक कंक्लूजन, बस कंक्लूजन, बस चैप्टर खत्म हो गया। छोटा सा चैप्टर था ना ये, तो पहले लिखवा दो। तो लिखो जी पहली एरर डाल के, बिजनेस साइकिल्स हैव ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजंस। तो आप इस बात को बताओ मानते हो कि नहीं। मान लो बिल्कुल मंदी का दौर चल रहा हो, यानी रिसेशन डिप्रेशन चल रहा हो, और आप सोचो चलो भाई एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो मतलब आपका डिसीजन प्रभावित होगा ना बिजनेस साइकिल से। तो बिजनेस साइकिल बिजनेस के डिसीजन को बिल्कुल प्रभावित करेंगे, ये कह रहे हैं। दूसरी बात, बिजनेस साइकिल्स डू नॉट अफेक्ट, ये तो आपने वैसे पहले लिख लिया लेकिन कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं, डू नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर्स यूनिफॉर्मली, है ना। तो जहां हमने वो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वाला पॉइंट लिखा था कि भाई सबको समान तरीके से वो प्रभावित नहीं करेगा, एग्रीकल्चर को कम करेगा, इंडस्ट्री को ज्यादा करेगा। तो ये बात तो वही होगी। थर्ड पे आप सवाल लगा लो, बस ये एमसीक्यू में इस पॉइंट से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे हैं पास्ट ईयर में। बिजनेस whose fortunes are closely linked to the rate of economic growth are referred to as। हाँ तो मतलब ये एक पॉइंट वैसे भी समझने का, हाईलाइटेड वाला पॉइंट तो रखना ही है। अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से, यानी कि जैसे अगर ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा करेगी तो वो बिजनेस अच्छा करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी बेकार करेगी तो वो बिजनेस भी बेकार करेंगे, तो वो काफी रिलेटेड होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, साइक्लिकल बिजनेस। उन्हें हम कहते हैं साइक्लिकल, CYCLICAL, साइक्लिकल बिजनेस। तो इसके कुछ उदाहरण बता दो। रेस्टोरेंट्स, बिल्डर्स, हाँ लिख लेते हैं रेस्टोरेंट्स, कंस्ट्रक्शन फर्म्स, फैशन रिटेलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स एटसेट्रा। तो मतलब ये बिल्कुल रिलेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से। इकोनॉमी अच्छा करेगी तो ये भी अच्छा कर लेंगे, इकोनॉमी अगर बुरा करेगी तो फिर ये भी फंस जाएंगे और बुरा करते हैं। और लास्ट कंक्लूजन, इकोनॉमिक फोरकास्ट्स आर, बताओ आप जो अनुमान लगाते हो क्या वो परफेक्टली रिलायबल हैं? नो सर। तो आर नॉट परफेक्टली रिलायबल। तो हम जो अनुमान लगाते हैं वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। पर क्या लगाने चाहिए हमें अनुमान? यस सर। बट कैन हेल्प द बिजनेस, वो मदद जरूर कर सकते हैं, कैन हेल्प द बिजनेस टू प्रिपेयर फॉर चेंजेस। तो जो ये फोरकास्ट होते हैं ये मदद जरूर कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें बिजनेस साइकिल्स को समझना चाहिए। चलो तो बस डन डनाडन।